बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत पीछे है? क्या हमने अपने मोहसिनों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया? क्या माशी तौर पर जो हमारे मोहसिन थे, माशी मोहसिन थे, वो कहाँ चले गए? क्या पाकिस्तान में टाटा या किसी भी किस्म की रिलायंस कंपनी मौजूद नहीं थी? अगर थी तो उसके साथ क्या हुआ? सनतकारों के साथ कैसा सलूक किया गया? आज हम इसी पर नजर डालेंगे कि अगर वो सलूक एहसन होता, अच्छा सलूक होता, तो आज पाकिस्तान कहां पर खड़ा होता। मोहम्मद लतीफ़ 1907 को मशरकी पंजाब के शहर बचाला में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम महर मीरान बख्श था। मोहम्मद लतीफ़ ने आला तालीम हासिल की और 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1932 में उन्होंने बीको अपने आबाई शहर के नाम पर बचाला इंजीनियरिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, सीएम लतीफ़ चाहते तो भारत में रहकर अपना कारोबार बचा सकते थे, मगर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां और अपना सब कुछ भारत में ही छोड़ा और पाकिस्तान की मोहब्बत में हिजरत करके लाहौर आ गए। सीएम लतीफ़ ने लाहौर में बीको कंपनी के नाम से सनत कायम करने का फैसला किया। दिसंबर 1947 को उन्होंने लाहौर के इलाके बादामी बाग में फिर से कंपनी को जीरो से स्टार्ट किया। 3 साल की अनथक मेहनत के बाद कंपनी के क्याम को मजबूत बुनियाद पर खड़ा कर दिया। कंपनी में स्टील वर्क्स, स्टील फाउंड्री, स्टील रोलिंग मिल्स, आयरन फाउंड्री, मशीन टूल शॉप, डीजल इंजन शॉप, स्ट्रक्चरल शॉप और जनरल इंजीनियरिंग शॉप समेत 8 शोबे कायम थे। बीको में इस वक्त मशीनों की पुर्जाजात, वाटर पंप्स, पावर लूम्स, क्रेनें, इलेक्ट्रिक मोटर्स और साइकिल तैयार किए जाते थे। बीको 60 और 70 की दिहाई में एक बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र इदारा बन चुका था। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान बीको का दौरा करने के लिए बादामी बाग आया करते थे और अपने इंजीनियर्स को भी बीको में ट्रेनिंग के लिए भेजा करते। चीन के उस वक्त के वजीर आजम चौ इन लाई ने बीको का दौरा किया और अपने इंजीनियर्स बीको में ट्रेनिंग के लिए भेजा। चौ इन लाई ने बीको के स्ट्रक्चर और इंतजामी अमूर की तर्ज पर चीन में बाकायदा इदारे की फैक्ट्रियां कायम की। चौ इन लाई के अलावा शाम के सरबराह ममलिकत हाफिजुल असद और थाईलैंड के बादशाह भी हीको का दौरा कर चुके थे। चीन के साथ साथ जापान और जर्मनी के इंजीनियर्स भी बीको में ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते। आज इन तीनों ममालिक की इंजीनियरिंग ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। अपने अरूज के ज़माने में बीको में 6000 लोग मुलाजमत किया करते थे। सीएम लतीफ़ दूरअंदेश इंसान थे। उन्होंने एक ऐसा मिसाली इदारा कायम कर दिया था जो अपने वक्त का शाहकार और पाकिस्तान का कीमती असासा था। मगर क्या कीजिए कि बदकिस्मती चुपके से उनके इदारे का पीछा कर रही थी। 1 जनवरी 1972 को वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्लाहात नाफिज करते हुए 31 अहम करने यानी कौमी तहवील नेशनलाइज सनती इदारों में लेने का फैसला किया। 31 अहम सनतें जो हैं वो नेशनलाइज कर दी गई, यानी उनको कौमी तहवील में ले लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? एक ही रात में सीएम लतीफ़ से सब कुछ छिन गया। उनके सालों की मेहनत ज़ाया कर दी गई और उनको उनके अपने ही इदारे से निकाल कर इदारे को हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले लिया। एक ही रात में वो फिर से 1947 वाली पोजीशन पर आ चुके थे, मतलब जीरो पर। जिस मुल्क की मोहब्बत में उन्होंने सब कुछ छोड़ा, 1972 में उसी मुल्क ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। हुकूमत वक्त ने बीको का नाम तब्दील करके पाकिस्तान कर दिया। हुकूमत ने अपने पीको इंजीनियरिंग कंपनी वक्त के सनती शाहकार को तबाह कर दिया। जब हुकूमत ने इसे अपनी तहवील में लिया तो इसको पीको कंपनी कहा जाने लगा, जिसके नाम से आज भी एक लाहौर में रोड मंसूब है। इस सनती शाहकार इदारे को बाद में उन लोगों के सुपुर्द कर दिया गया जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अलिफ तक नहीं आती थी, और फिर सारी शान इदारे का वही हाल हुआ जो हर सरकारी इदारे का होता है। बीको ने फिर कभी मुनाफा नहीं कमाया और पाकिस्तान का कौमी असासा कहलाया जाने वाला इदारा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बीको ने 1972 से लेकर 1998 तक 760 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान किया। बाद में जनरल ज़ियाउल हक ने सीएम लतीफ़ को बीको वापस लेने की ऑफर की, जिनको उन्होंने ठुकरा दिया। यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त कौमी तहवील में लिया गया, और उसके बाद जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उस वक्त उन्हें वापस करने की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सीएम लतीफ़ पाकिस्तान से मायूस होकर, बददिल होकर जर्मनी चले गए और उन्होंने अपनी बाकी तमाम उम्र जर्मनी में गुजार दी। सीएम लतीफ़ ने बाद में सारी जिंदगी कोई कारोबार नहीं किया और ना ही कोई फैक्ट्री बनाई। वो अपना ज़्यादातर वक्त बागबानी और फूलों को उगाने में लगाते थे। सीएम लतीफ़ 2004 में 97 साल की उम्र में जर्मनी में फौत हुए और वहीं पर दफन हुए। ये है हमारी तारीख। इस तरह से हमने अपने सनतकारों के साथ ज्यादती की है।
اس طرح سے ہم نے اپنی پنپتی صنعت کو سکیڑ دیا ہے. اسی طرح سے بہت سے صنعتکار مایوس ہو کر یہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کا بحران جب سر اٹھانے لگا اور بیش بہا ٹیکسز صنعتکاروں پر لگائے گئے تو یہ صنعتکار یہاں سے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے. بلکہ فیصل آباد کی جو لوم انڈسٹری ہے وہ تو اکثر بنگلہ دیش میں ہی شفٹ ہو گئی اور بنگلہ دیش ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا. آج پاکستان کے حالات، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی کرنسی آپ کے سامنے ہے. اگر ہم ان صنعتکاروں کی، ان منافع بخش لوگوں کی اور ان بہترین تجربہ کار فیکٹری اونرز کی عزت کرتے اور ان سے یہ فیکٹری نہ ہتھیاتے تو آج پاکستان میں ٹاٹا، ریلائنس سے بڑی کمپنیز موجود ہوتی اور پاکستان اپنی معیشت پر کھڑا ہوتا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا اور دنیا پاکستان کی مثالیں دیتی. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.